मेरे आसपास आप जितने भी लोगों को देख रहे हो, मेरे आसपास आजू-बाजू जो भी लोग हैं, ये लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। और ये जो एरिया जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये नुनियाई आउटर रिंग रोड लगता है यहाँ पर। नुनियाई आउटर रिंग रोड के पास आगरा में ये जगह है। और ये लोग आज से नहीं रह रहे हैं यहाँ पर, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर रहते गुजर गई। यानी कि मैं बता रहा हूँ, मैंने इन लोगों से पूछा तो इन्होंने कहा कि लगभग 35 से 40 साल से भी ज़्यादा इनको यहाँ रहते हो चुका है। कुछ लोगों ने 25 साल बताया है। यानी कि एवरेज जो बताया गया है ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 साल बताया गया है। अब आप खुद समझिए कि 40 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। आज के समय में अगर मैंने कोई मजबूर देखा तो वो इनसे ज़्यादा मजबूर मैंने नहीं देखा। कि 35 साल पहले भी इनकी ज़िंदगी वही थी और 35 साल बाद भी इनकी ज़िंदगी वही है। वाकई में इनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर मेरी आंखें भर आती हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो बचपन में जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से जाता था तो मैंने ये झोपड़पट्टियाँ देखी थी। और आज मैं इतना बड़ा हुआ कि मैं यहाँ पर आकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज भी ये झोपड़पट्टियाँ वैसी की वैसी ही हैं। सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, इन लोगों के पास पंखे तक नहीं हैं कि ये पंखा चलाकर गर्मी में गुजारा कर सकें। जहाँ सर्दी में हम और आप अपने घर में से बाहर निकलने में शर्माते हैं, तो वहीं ये लोग बीच सड़क पर सोते हैं भरी सर्दी में। बारिश में हम छाता और रेनकोट लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और ये बीच सड़क पर ही बारिश में भीगते रहते हैं जब तक पानी पड़ता रहे। झोपड़ियाँ भी चुचाने लगती हैं। और अफसोस तो इस बात का होता है कि ये स्थिति उस देश की है जिस देश में हर नेता अपने भाषण में दलित, शोषित, वंचित, गरीब और हर उस निम्न वर्ग के व्यक्ति को शामिल करता है जिसका विकास वास्तव में होना चाहिए। ये उस देश की स्थिति है। क्या हमारे देश के नेता इन चीज़ों को केवल अपने भाषण तक सीमित रखते हैं, अपने भाषण के उस मंच तक सीमित रखते हैं? और यही कारण है वो चीज़ें मंच तक ही सीमित रह जाती हैं। तभी ज़मीनी स्तर की स्थिति आप देख पा रहे हैं ये है। और जो ज़मीनी स्तर की स्थिति है इसमें सुधार लाना है तो वो हमारे और आपके ज़रिए होगा। इस वीडियो में मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया है क्योंकि वहाँ पर जब मैंने वीडियो शूट किया तो एक कहावत हमारे यहाँ पूर्वांचल में कही जाती है, बौरे गाय ऊँट आना। तो वैसी ही कुछ स्थिति वहाँ पर थी। आप सोचिए कि आप 30 से 35 साल से लगातार एक झोपड़पट्टी में रह रहे हो, कोई आशा नहीं है और उस बीच कोई आपके बीच पहुंचे, आपसे आपके बारे में पूछे, आपकी स्थिति के बारे में पूछे, आप क्या सुधार चाहते हैं वो पूछे आपसे। और ऐसी तमाम आपसे सवाल खड़े करे आपके सामने और आपके लिए एक आस, आपके लिए होप, वो देखें कि हाँ ये हमारे लिए होप है। तो आपके रिएक्शंस क्या होंगे? और वहां जितने लोग थे वो सारे लोग एक साथ बोलने लगे एक तो। और चूंकि जगह रोड के किनारे थी तो काफी ज्यादा नॉइस जो है वाहनों की भी उसमें आ रही थी। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस वॉइस को क्लियर कर सकूं, लेकिन जब नहीं हो पाया तो मुझे वॉइस म्यूट करना पड़ गया। लेकिन लास्ट में मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा है, समस्याओं को पूछा है। उन सभी लोगों की तरफ से वो एक व्यक्ति था जिसने सामने कैमरे पर आकर मुझसे 4-5 मिनट बातचीत की। उसका वीडियो है मेरे पास और उसमें मैंने वॉइस क्लियर कराया है बड़ी मुश्किल से। और उसको मैं इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा किस तरह से उसने अपनी समस्याएं रखी हैं। और यहाँ तक कि उसने एक ऐसी समस्या भी बताई जो जानकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी बात जो वो मुद्दे की है वो ये है कि इस स्थिति में हम लोग अगर होते तो हमारे साथ क्या हो। और ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब मैंने पूछा कि आप वोट देते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हम वोट देते हैं। मैंने कहा आप किसको वोट देते हैं? तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो बदल बदल कर सभी पार्टियों को दिया है। और कुछ लोगों ने कहा कि हम तो 30 से 35 साल से लगातार हमारे जो दादा परदादा सब लोग थे एक ही पार्टी बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। और वर्तमान में बीजेपी की सरकार भी है, सत्ता पक्ष में बीजेपी एनडीए की सरकार है। और इससे पहले बीजेपी पूर्ण बहुमत से 2 बार अपनी सरकार बना चुकी है, 2014 में भी और 2019 में भी। उसके बाद भी
ये हालात है। अफसोस इस बात का नहीं है कि इनकी स्थिति ऐसी है, अफसोस इस बात का है कि ये उस देश की स्थिति है जिस देश के हर नेता का भाषण, हर नेता का लेक्चर दलित, वंचित, शोषित, गरीब इन शब्दों से शुरू होता है। और उस देश में जब ऐसे हालात, ऐसी स्थिति देखने को हमें मिलती है तो ये चीजें मुझे लगता है कि या तो ये उन नेताओं की नजर में आता नहीं इनकी स्थिति, और या फिर वो नेता इनकी आड़ में अपना पेट भर रहे होते। इनकी स्थिति को सुधारना हमारा और आपका काम है, क्योंकि ये भी समाज का हिस्सा है और इनके लिए आवाज मैंने उठाई है और इसको सरकार तक पहुंचाने का काम आप लोग इस वीडियो को शेयर करके करेंगे। वाकई में ये मुद्दा बड़ा विचार करने योग्य भी हो जाता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हम पानी तक खरीद कर पीते हैं। अब सोचिए, सड़क के किनारे रहने वाला व्यक्ति भी पानी खरीद कर पीता है और उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं कि वो नहाने का पानी भी खरीद सके, तो वो 1.5 किलोमीटर लगभग पैदल चल के जाते हैं नहाने के लिए। अब आप इससे सोच सकते हैं कि उनकी दयनीय स्थिति कितनी है। इनके बच्चे शिक्षित नहीं है, इनके पूरे जो कबीला है, इनका जो भी है, इनकी पूरी झोपड़पट्टी में कोई भी मुझे एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो शिक्षित हो, जिसको ये तक पता हो कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो लोग निम्न वर्ग के हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है, आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। उन लोगों को ये भी नहीं पता है। और जो हमारे देश के कुछ नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो हमेशा रिजर्वेशन पर फोकस करते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि उस रिजर्वेशन का क्या फायदा, कि वो रिजर्वेशन जिसको जरूरत है उस तक पहुंच ही नहीं रहा, और जिसको जरूरत नहीं है उसके पास इतना ज्यादा है, वो उसके लिए इतनी आवाजें उठा रहा है, और जिसकी जिसके आवश्यकता है, इसकी जो वाकई में इसका हकदार है, जिसके पास ये चीजें होनी चाहिए, इसको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो इसका यूटिलाइज कर सके, इसका इस्तेमाल कर सके, उसको इस बारे में पता ही नहीं है। मैंने उन लोगों से खुद ये बात पूछी कि आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो लोग निम्न वर्ग से आते हैं, उन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है संविधान में। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। अब ये बात बहुत विचार करने योग्य है कि जिनके लिए ये नेता लड़ते हैं, जिनके आरक्षण के लिए ये नेता आपस में लड़ते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। वाकई में इस स्थिति को देखकर मुझे एक ही चीज नजर आती है कि या तो भारत के नेता अपने और अपने लिए राजनीति करते हैं, केवल केवल अपनी और अपने लिए राजनीति करते हैं, और टारगेट निम्न वर्ग को, शोषित वर्ग को, वंचित वर्ग को और उन सभी गरीब समुदाय को करते हैं, जिनके वोट से वो सत्ता में जा पहुंचते हैं, सरकार बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति क्या है, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया इस हालात में जी रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, रोड पर रहकर बिता रहे हैं या फिर हवेली में। इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपनी हवेलियों से मतलब है, उन्हें बस अपने लोगों से मतलब है। और अपनत्व की भावना जो है वो देखी भी जा चुकी है कई बार। कई ऐसे किस्से सामने आए जिसमें साफ पता चलता है कि किस तरह से नेताओं के अंदर, भारत के शीर्ष नेताओं के अंदर अपनत्व की भावना है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि हमारी सरकार आने दो, हम प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन को अलाउड कराएंगे, रिजर्वेशन जो है लेकर आएंगे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी। अब इन नेताओं से मेरा एक ही मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके बारे में तो इनको पता ही नहीं है, आप प्राइवेट में लाकर क्या करोगे भाई, जरा सोचिए। और मुझे नहीं लगता कि ये नेता वास्तव में राजनीति करने वाले हैं, ये केवल आपस में एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। सही मायने में अगर राजनीति होती तो देश उन्नति कर रहा होता। अब आप सोचिए, हमारे देश ने क्या ही उन्नति की, जब 35 साल पहले भी वो उसी झोपड़पट्टी में रहते थे, 40 साल पहले भी वो उसी झोपड़पट्टी में रहते थे, और आज भी वो उसी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। क्या उन्नति की हमारे देश में? लोग कह रहे हैं भारत विकसित बन रहा है, भारत विकास कर रहा है,
भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है, कुछ समय बाद हम इसको विश्व गुरु बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि या तो इन्हें विकसित की परिभाषा नहीं पता, या फिर इनकी परिभाषा में ये चीजें आती ही नहीं कि हर नागरिक का, हर व्यक्ति का विकास हो। ये इनकी परिभाषा में इंक्लूड ही नहीं है। इनकी परिभाषा में केवल एक ही चीज इंक्लूड है, हमें सत्ता में आना है, किसी भी तौर पर आना है, चाहे जनता को आपस में लड़ा कर आना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हमें सत्ता में आना है, हमें अपना विकास करना है। हम कल फॉर्च्यूनर्स चलते थे, आज हम डिफेंडर्स चलेंगे, और आगे आने वाले टाइम में हम अपना विकास कर रहे हैं एक तरह से। हमें जनता के विकास से मतलब नहीं है, जिसका हमने वोट लिया हमें उसके विकास से कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस वो उसने हमें वोट दिया, बात खत्म। किस कद्र की एक जो कहते हैं ना कि गरीबी रेखा, जो भारत में पॉवर्टी लाइन है, उसकी एक लिमिट होती है। ये लोग लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं। 35 to 40 ईयर्स मायने रखता है अपने आप में एक ही जगह पर उसी झोपड़पट्टी में गुजार देना। लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए पहला कदम मैं रख चुका हूं, दूसरा कदम आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसमें अपना योगदान दीजिए। इन लोगों की भी जिंदगी है, उसको जिंदगी में बदलने का एक कदम मैंने उठाया है, एक कदम आप उठाइए, इसको शेयर करके उन लोगों के पास पहुंचाइए जिन लोगों के पास ये स्थिति इनकी जानी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार से भी चूक हो जाती है, कई बार चूक रह जाती है कि नहीं देख पाया कि हाँ इनकी भी स्थिति जो है खराब है, इनको भी जो है कुछ मुआवजा होना चाहिए। तो हो सकता है तो ऐसी स्थिति के कारण आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे सरकार की नजर तक पहुंचे और इन लोगों की जो जीवन है उसमें भी बदलाव हो। इनकी जो वही जिंदगी 35 साल 40 साल से चली आ रही है उसमें कुछ सुधार हो, और इनके बच्चों के लिए भी शिक्षा मुआवजा हो सके, इनके बच्चे भी शिक्षित हो सके और ये लोग भी अपने जीवन में उन्नति कर सके। जो भारत का विकास हो रहा है, जो भारत विकसित बन रहा है, उस विकसित भारत का हर व्यक्ति विकसित होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास कम से कम इतनी आय तो होनी ही चाहिए कि वो अपने गुजारे के लिए किसी और पर डिपेंड ना हो, ठीक से रह सके, रोड के किनारे सर्दी गर्मी बारिश का सामना ना कर रहा हो। ये चीजें उसके लिए होनी चाहिए। आप इनके एक जो इनकी तरफ से एक व्यक्ति जिसने उससे बात की और अपनी बात रखी कि उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए और कैसा कैसा उन लोगों के साथ जो है हुआ है, ये चीजें उसने रखी है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। भैया अब देखिए, अभी तक वीडियो मैंने आपको दिखाया उसमें तमाम खिचड़ पिचड़ हो रखी थी, इसलिए मैंने केवल वहां पर अपनी आवाज रखी है। अब जो भी है, एक इन लोगों के समझिए कि ये सब लोग एक ही है और इनकी तरफ से एक व्यक्ति ये जो है ये मेरे साथ है इस वक्त, और मैं इनसे आपको इनकी सारी समस्याओं के बारे में बता देता हूँ और इन्हीं के माध्यम से सारी समस्याएं आप समझिए और उसको सामना करना पड़ता है। समस्या क्या है, कोई हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे, ना पानी की, ना कुछ की, ना खाए की, ना घर की, ना मकान की, ना कोई स्कूल की। सब बच्चे नहीं पढ़ा भी नहीं डोल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई सड़क पे कर रहा है, कोई टूट रहा है, हाथ पैर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, छुट्टा बोल रहे हैं। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे 25-30 साल हो गई हमें, 25 साल तो हो ही गई। 25-30 साल ये कह रहे हैं, और अभी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि वो 35-40 साल से भी रह रहे हैं। ये जंगल था पूरा, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सब, यहाँ पे डर लगता था आदमियों को रहने में। जब से हम रह रहे हैं, अब कह रहे हैं लोग बाग हमें हटाओ हटाओ, यहाँ से हटाओ, भगाओ, रोज हटाने कहते हैं। यानी कि अब इनसे फुटपाथ भी छीनने की कोशिश की जा रही है, अब इनसे फुटपाथ भी छीना जा रहा है, ये फुटपाथ भी इनका नहीं है। आप एजुकेशन कोई पढ़ा लिखा है आप में से? अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे पढ़ा लिखा। बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या सोचा है? सुविधा कोई नहीं है बच्चों के लिए, कोई सुविधा ही है ही नहीं। बेचारी वो 2-3 लेडीज आती हैं, 1-2 घंटे पढ़ा जाती हैं, चली जाती हैं। पढ़ाते लिखाते नहीं आप अपने बच्चों को? पढ़ाते हैं, कुछ सुविधा हो जब भी पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं बताइए, कोई हमारी व्यवस्था बने स्थायी रहने की, तभी तो पढ़ाएं। अभी स्कूल सरकार तो कह रही तमाम सरकारी स्कूल है। सरकारी तो स्कूल है, स्थायी जगह तो चाहिए, नाम लिखेंगे माँ बाप का, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, वो भी तो बताना पड़ेगा। ऐसे एडमिशन करवाने जाते हैं, तुम कहाँ रहते हो? नहीं तो वो तो टेम्परेरी चीज है, वो आप यहीं पे अपना कोई भी एड्रेस दे सकते हो। एडमिशन करवाने स्कूल में, यहाँ पे सब्जी मंडी में, नुनाई में, वो नहीं करते हैं, जो कह रहे हमारा अस्पताल है, सरकारी स्कूल है। अच्छा हाँ। और यहाँ पे पीछे, यहाँ घाट पे था जो कब्रिस्तान के पीछे जो सरकारी स्कूल था, वो स्कूल का तो पता ही नहीं है कौन ले गया उसको उठा के।
मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे, कौन ले गया, मतलब कैसे हाँ। स्कूल कैसे कोई ले जाएगा? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ ले ही गया कोई न कोई, एक बात बता, ईट फीट उखाड़ के ले ही गया है, जगह तो रखी है महंगी महंगी। स्कूल नहीं है, टूट गया? हाँ स्कूल ले गए उठा के ईट। तो बारिश में टूट गया हुआ ना? नहीं कुछ नहीं है, फिर साफ कर दिया बिल्कुल, मलमा तलक उठा ले गए उसका। आप समझ सकते हैं इनकी बात से कि ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो स्कूल था, सरकारी स्कूल था, इन गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए था। इन गरीबों के लिए एक आशा थी कि इनके बच्चे उस स्कूल से पढ़कर, वैसे भी आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर तो आते ही हैं, बच्चे जाते हैं बस, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ सीख सकते थे। लेकिन अब वो भी होप इनकी, वो भी आशा इनकी खत्म हो चुकी है। और इन लोगों के लिए शेल्टर, आपके पास कोई एक आवास है, ऐसा कोई होना चाहिए, मकान चाहिए इन लोगों के लिए, कोई ना कोई ऐसा ठिकाना गवर्नमेंट को करना चाहिए जो गवर्नमेंट। सही कर सके। किसको आप लोग वोट देते हैं, वोटर कार्ड किसको देते हैं? अब वोट तो अब जो नेता ये डाल दे, कभी मोदी या कभी मुलायम सिंह, कोई अखिलेश है, यही है नेता। यानी अभी जो है क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने सबको वोट डाला है, हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को ये वोट देते हैं, और सभी की सरकार आई, सभी सरकार में आए, लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ, जहां कल थे वही आज है। और अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो जो भाषणों में लिखा जाता है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, जो भाषणों में लिखा जाता है कि इनके उत्थान के लिए कुछ होना चाहिए, वो केवल भाषणों तक ही सीमित रह जाता है। वो मंच तक भाषण खत्म हुआ, उसके बाद वो चीजें जमीनी स्तर पर नहीं आती है, और अगर जमीनी स्तर पर आती तो ये जो आप माहौल देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होता। पूरा वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ उस चीजों को, और इनकी समस्याओं को भी मैं बता चुका हूँ। आप फिर देख रहे हो एक बार, और पूरा मैं घुमा कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको आप समझिए। आप लोग नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं आशा है कि इन लोगों की जिंदगी सुधरेगी। वाकई में इन लोगों की जिंदगी को सुधारना एक बहुत अहमियत का काम है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन लोगों को भी उत्थान होना चाहिए, इन लोगों की भी जिंदगी है जिसको जीने का अधिकार इन्हें देना चाहिए। आपने ये वीडियो देखा होगा, और अब मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो शेयर भी कर दिया होगा, और इनका जो भी इन्होंने मांग रखी है अपनी मुझसे वार्ता में, ये मांग इनकी पूरी होनी चाहिए, जायज मांगे हैं, कुछ खास नहीं है। और इन्होंने जो कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो था कब्रिस्तान के पास वो गायब हो गया, अब सोचने वाली बात ये उठती है कि एक सरकारी स्कूल गायब हो जाता है रातों रात अपनी जगह से, और इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये मेरे भारत की स्थिति है, और इस स्थिति के साथ हमारे देश के नेता, हमारे देश के लीडर्स ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। बड़ा मुझे जो है ये बड़ा हास्यप्रद लगता है कि रातों रात स्कूल गायब हो जाता है, और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, और लीडर्स ये दावा करते हैं कि इस स्थिति के साथ हम विश्वगुरु बनेंगे। आप लोगों के लिए और समाज के उन सभी लोगों के लिए जिनकी स्थिति दयनीय है, आवाज उठाना मेरा काम है, समर्थन करना आपका काम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचना जरूरी है। और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करके कमेंट भी एक करें कि आपका इस पर क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या चाहते हैं, और आप इसमें कैसा अपना समर्थन रखते हैं।